पहले आरोप लगता था कि भाई जो किसान हैं हरियाणा राजस्थान के वो पराली जलाते हैं, इस वजह से पॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन अब तो सुना है कि 90% पराली जलनी बंद हो गई है। लेकिन उसके बावजूद 3.5 AQI का बढ़ना ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है, और दिल्ली सरकार कितने सालों में इसको पॉल्यूशन जैसे राक्षस को ख़त्म कर देगी। मैं भी थोड़ा समय दे रही है और पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। अब आप पॉल्यूशन लेवल कम करने की कहानी सुन लीजिए। जो आपकी विपक्षी पार्टी है मुख्य आम आदमी पार्टी, वो कहते हैं कि जहाँ पर ये मीटर लगे हैं वहीं आसपास आप लोग छिड़काव कर रहे हैं 1 किलोमीटर के पास, इसलिए पॉल्यूशन लेवल कम हो जाता है। एक ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली सरकार ने निकाला था उस समय की। तो क्या केजरीवाल का कॉपीराइट है उस पर, या आपको जनहित में उसको फॉर्मूले को लागू करेंगे, कोई विचार चल रहा है क्या? ये केजरीवाल साहब के मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, वो सपने उन्हीं के हैं। देखिए, सरकारी अस्पताल में वैसे तो हर विभाग होता है, लेकिन आप चूंकि डेंटिस्ट हैं, तो क्या आपने दिल्ली के लोगों की दांतों की सेहत रखने के लिए सरकारी अस्पताल में वो इंतजाम किए जो होने चाहिए? सरकारी अस्पताल का बजट भी किसी प्राइवेट अस्पताल से ज़्यादा होता है, लेकिन एक आम आदमी का विश्वास जो है वो सरकारी अस्पताल से क्यों नहीं बैठ पाता, फिट क्यों नहीं बैठ पाता? अगर विश्वास नहीं होता तो इतनी भीड़ नहीं होती। अगर पेशेंट को विश्वास ही नहीं होगा उस हॉस्पिटल पे, तो भीड़ कैसे हो जाएगी? सर, विश्वास की बात तो ये कि जो गरीब आदमी हैं वो सरकारी अस्पतालों में लाइन में लगे हुए हैं, जो अमीर हैं वो कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। वो कब मंजर दिल्ली में देखने को मिलेगा डॉक्टर साहब की मर्सिडीज और BMW सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी हैं? मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे जन आरोग्य मंदिर जाके देखिए। ये डॉक्टर साहब जन आरोग्य मंदिर ये वही तो नहीं जो मोहल्ला क्लिनिक हुआ करते थे पहले? ऐसा तो नहीं कि आपने मोहल्ला क्लिनिक के बोर्ड हटवा दिए और जन आरोग्य मंदिर के लगवा दिए? क्या जो दिल्ली की पॉलिटिक्स है वो सेंट्रल ड्राइव करती है, या आप लोगों की भी थोड़ी बहुत चल जाती है? हम कार्यकर्ता हैं, अधिकारी जो बात कहेंगे उस बात को मानने में कोई बुराई नहीं है। केजरीवाल साहब अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे, कहाँ हैं केजरीवाल साहब आजकल? मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अब मिल जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। अभी आप ही की पार्टी के लोगों ने कहा है कि वो पंजाब में राजकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। उनको जहाँ भी मौका मिलेगा वो यही लाभ लेंगे। आपने मंदिर की DTC बसों को लेकर जब विपक्ष में थे आप, तो आपने श्वेत पत्र मांगा था। अब आपकी सरकार आ गई है, DTC के घाटे की क्या वजह निकल कर सामने आई? अभी ये इंक्वायरी इस पर पेंडिंग चल रही है, जिसका जवाब मैं अभी दे नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि इसको ये घाटे में किया गया, ये घाटे में थी नहीं। तो यानी कि बीजेपी केजरीवाल के ऊपर एक और बम फोड़ने जा रही है? बम नहीं रखे, बमों का अंबार है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ राजनीति की वो शख्सियत है जो पेशे से तो डॉक्टर है, लेकिन आजकल सिस्टम की रूट कैनाल सर्जरी और विपक्ष के दांत खट्टे करने में व्यस्त हैं। वैसे तो ये बक्सर की मिट्टी से निकले हैं, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बक्सर की मिट्टी से जो शख्स निकला है वो दिल्ली की विकासपुरी के दिल में बस चुका है। इन डॉक्टर साहब के पास दिल्ली की सेहत और रफ्तार दोनों की चाबी है। दोस्तों, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि 2025 में दिल्ली से झाड़ू का सफाया हो गया, कमल यहाँ पर खिल गया। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि कमल खिलने के बावजूद दिल्ली में जो हवा है वो कितनी साफ़ हुई, क्राइम कितना बढ़ा, सड़कें कितनी अच्छी हुई और दिल्ली की सेहत कितनी अच्छी हो गई। और ये सब जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह से बेहतर शख्स कौन हो सकता है। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जब मैं सचिवालय में दाखिल हुआ और आपके ऑफिस आया, तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि भाई जो सबसे बढ़िया डॉक्टर साहब हैं और मंत्री पंकज कुमार सिंह हैं। बिल्कुल व्यवहार कुशल हैं और लोगों से ऐसे मिलते हैं कि मंत्री होने का एहसास ही नहीं होता। कुछ विधायक भी आपके सामने आए थे, वो भी आपकी तारीफ कर रहे थे। मंत्री बनने के बाद कोई घमंड नहीं आया, कोई गुमान नहीं आया। ये कैसे संभव हुआ डॉक्टर साहब? मंत्री बनने के बाद तो लोग 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं। देखिए गौरव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं। पार्टी ने एक सम्मान दिया और MLA की टिकट दी, MLA बनने का मंत्री बनाया, तो
जिस तरीके से पहले से थे वैसे ही प्रयास रहता है कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने लोग के बीच में वैसे सामान्य जीवन जिए। तो उस प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं। तो उस प्रयास का ही नतीजा है कि लोग तारीफ करते हैं और अच्छा लगता है कि किसी की मदद, किसी का प्यार, किसी का साथ मिले और पुराने साथियों के साथ बैठने का मौका मिलता है। और यही हमारी पार्टी का संस्कृति है कि हम अपनी पार्टी से सीखे हुए कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ अच्छे से मिलना, अच्छे से व्यवहार रखना, वो रखते हैं। पेशे से आप डॉक्टर हैं, तो जो लोग आपसे मिलते हैं, देखिए डॉक्टर का काम होता है लोगों की समस्या ख़त्म करना। उनकी समस्या होती है बीमारी। तो जाहिर तौर पर जो भी लोग आपसे आकर मिलते हैं, तो कुछ लोग तो मिलते हैं खुशी में कि चलो भाई डॉक्टर साहब के पास आके उनको बधाई दे दीजिए, यारी दोस्ती के लिए आते हैं। कुछ लोग परेशानी लेकर आते हैं। तो जो लोगों की परेशानी आपके पास आती है, तो उसको एज ए मिनिस्टर आप ट्रीट करते हैं, एज ए डॉक्टर ट्रीट करते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। मैं एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंदर एज ए डॉक्टर भी काम किया हूँ और चीज़ों को करीब से देखा है। तो मैं एज ए डॉक्टर ही उसको ट्रीट करने का प्रयास करता हूँ कि कोई जिसका इलाज हो सके और उनकी इलाज को से उनको उनके जो दुख, उनकी परेशानियाँ दूर हो सके। आप विश्वास मानिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैनल के सामने नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मेरा इच्छा और मन रहता है कि उनकी पूरी मदद हो और उनका अच्छे से इलाज हो जाए। जब से मैं हेल्थ मिनिस्टर बना हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का, मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि मैं जितनी मदद कर सकूँ उतनी मदद करूँ। पेशे से आप दांतों के डॉक्टर हैं। मैं डेंटल सर्जन हूँ, मैं BDS हूँ जी। तो कैसा लग रहा है कि सिस्टम की रूट कैनाल सर्जरी जो आप आजकल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि मुझे कहने में कभी भी परहेज नहीं होगा कि ये सिस्टम को ख़राब किया गया था। सिस्टम, क्योंकि हमारे दिल्ली गवर्नमेंट्स के डॉक्टर्स, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत इफ़िशिएंट है काम करने के लिए। लेकिन जो पिछली सरकार ने जो माहौल, जो तरीका अपना रखा था, उसके कारण डॉक्टर्स अपनी बेस्ट, अपनी कहते हैं कि अपनी फैसिलिटीज़ के अभाव के कारण वो पेशेंटों के साथ इलाज नहीं कर पा रहे थे। समस्याएं बहुत सारी थी। अब जब से मैं हेल्थ मिनिस्टर बना, हमारे यहाँ सारे डॉक्टर्स काम पे लग गए। आप देखेंगे कि हमारे पेशेंट का जो फुटफॉल था वो काफ़ी अच्छा हो गया है। हमारे जो भी हॉस्पिटल है उसमें देखिए, आरोप कोई भी लगाता रहे, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप इस लोकतंत्र के चौथे सबसे बड़े पिलर हैं। आप खुद चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटलों की स्थिति कितनी सुधरी है। जब हमने ज्वाइन किया तो 21% स्टाफ की कमी थी। हमने नर्सों की ज्वाइनिंग कराई, हम डॉक्टर साहब की ज्वाइनिंग हुई और दवाइयों के मामले में सिर्फ भ्रष्टाचार था। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट हमने चालू किया। इस लगभग 10 महीने के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट काफ़ी सुधरा है और सुधारने की ओर है। अभी जब आप अपने ऑफिस में आए तो मैंने देखा कि आप बड़े हाफ रहे थे। मैं तो एकदम डर गया कि मंत्री जी हाफ क्यों रहे हैं। और बाद में पता चला कि भाई आप तो सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं। 7th फ्लोर पर शायद आपका ऑफिस है, 7 मंजिल तक आप सीढ़ियाँ चढ़कर आए। तो आज ही चढ़ के आए या रूटीन है आपका ये? देखिए, मैं हाफ नहीं रहा था, मेरा सांस थोड़ा सा फूल गया था। हाँ। ये मेरी आदत है। मेरे को जब भी मौका मिलता है तो मैं सीढ़ी या पैदल चलने का या दौड़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि सेहत स्वस्थ ठीक रहता है। क्योंकि हमारे फैमिली जेनेटिक्स में, हार्मोनल्स में मोटापा है। तो इस चक्कर में जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं भागते हुए, मैं पैदल नहीं चल के आता हूँ, मैं अपने फिजिकल एक्सरसाइज करता हुआ आता हूँ। तो वो भागते हुए ऊपर चढ़ते हुए आया था ग्राउंड फ्लोर से। तो फॉर द टाइम भी वो आपको लगा कि सांस फूल गया, वो सिर्फ एक टाइम के लिए सांस को हो जाता है, बट अच्छा लगता है कि, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हर आदमी को फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। जिसने फिजिकल एक्सरसाइज की, उसकी आधी बीमारी ऐसी दूर हो जाएगी। आप कब से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं? मुझे याद नहीं है, मुझे तो
मैं जब बहुत सीनियर अफसरों के साथ भी कितनों जो अपने आप को एक्सरसाइज करने मानते थे उनको भी कितनी बार सीढ़ियों पे चढ़वाया हूँ, क्या ये सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। मेरा बस चले तो मैं तो कहूँ कि सबको सीढ़ी चढ़ना चाहिए, जिससे आपके शरीर की आधी बीमारियां दूर होती हैं। और वैसे भी सीढ़ी चढ़कर ही मंजिल मिलती है। वो एक अलग विषय है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आप सीढ़ियाँ सालों से चढ़ रहे हैं, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। पेट आपका थोड़ा सा ऐसा ही निकला हुआ है। मैंने आपसे बताया ना कि जो जेनेटिक हमारा जो हार्मोनल है, तो इसलिए मैं और थोड़ा ज़्यादा इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। हाँ। कि इसमें अदरवाइज मानने वाली भी बात नहीं है। तो इसी चीज़ को और ठीक रखने के लिए मैं ज़्यादा ही फिजिकल एक्सरसाइजों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। लिफ्ट को बटन पकड़ने से अच्छा है कि मैं तेज़ी से भाग के ऊपर पहुँचूँ। मेरा पेट निकला हुआ है, वो एक मेरा जेनेटिक्स मतलब हार्मोनल्स का है, फैमिली हिस्ट्री है हमारी। लेकिन अगर किसी को आप मेरे साथ स्ट्रेस के लिए कहेंगे आइए एक्सरसाइज करने के लिए, तो शायद वो मेरे साथ मेरा बराबरी नहीं कर पाएगा। मैं सुबह उठ के 1.5 घंटा योगा करता हूँ, उसमें सूर्य प्रणाम भी करता हूँ और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करता हूँ। और मुझे खुशी है कि मुझे जब भी मौका मिलता है मैं इसका लाभ जरूर लेता हूँ, और इसमें मुझे आनंद आता है। एक परिवार से जुड़ा सवाल है। आपके पिता ब्यूरोक्रेट रहे, शायद एमसीडी में वो कमिश्नर रहे थे, एडिशनल कमिश्नर रहे थे। इसके अलावा जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं फैमिली में। तो आपको क्या लगता है कि आपको एक ब्यूरोक्रेट होना चाहिए था, वकील बनना चाहिए था, लेकिन आपने चुनी राजनीति। तो क्या सबसे ज़्यादा पावर राजनीति में है? देखिए, ये सोचना मेरे हिसाब से बेमानी है। बेमानी इसलिए कि हमारे फैमिली में ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, एडवोकेट भी हैं और डिफरेंट पदों पे भी हैं। राजनीति में आया सेवा भावना के करने के लिए आया हूँ, और जब से 10 महीने से हूँ। आप उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कुछ बात छुपेगी नहीं। और कि ये पिछली सरकारों के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता, चाहे वो मिनिस्टर के रूप में हो, चाहे वो एमएलए के रूप में हो, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो, उसकी भावना, क्योंकि हम उनके सिपाही हैं जो सेवा भावना में ही विश्वास रखते हैं। हमारे प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो सिखाया है, जो सिखाते हैं, हम उस पर काम करते हैं, तो सेवा भावना की भावना से काम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल का जवाब मुझे बहुत ईमानदारी के साथ चाहिए। देखिए, सरकारी अस्पताल में वैसे तो हर विभाग होता है, लेकिन आप चूंकि डेंटिस्ट हैं, तो जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं, क्या उसमें दांतों का ठीक उसी तर्ज पर इलाज होता है जैसे प्राइवेट अस्पतालों में होता है? क्योंकि मैं कई जगह गया रूट कैनाल सर्जरी कराने, तो बहुत ही हाई फाई मशीनें होती हैं, बहुत मोटा खर्च लिया जाता है। तो क्या आपने दिल्ली के लोगों की दांतों की सेहत रखने के लिए सरकारी अस्पतालों में वो इंतजाम किए जो होने चाहिए? मैं आपको इस बात के लिए बिल्कुल अपने सच्चाई और 100% बताना चाहूँगा। आप हमारे मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज जाइए, आप वहाँ के डेंटल टेक्निक को देखिए। मतलब दिल्ली में क्या, आपको हिंदुस्तान में भी ऐसी टेक्निक देखने को नहीं मिलेगी। हमारे दीनदयाल में जाइए, हमारे यहाँ पे डेंटल डिपार्टमेंट काफ़ी एडवांस हो रखा है। हमने तो डेंटल वैन भी चालू किए हैं, 6 डेंटल वैन चालू किए हैं, जो हर उसका महीने का उसका रहता है कि यहाँ आपको जाना आएगा। तो हमारी टेक्निक, कहना कि प्राइवेट की अच्छी है और सरकारी की बुरी है, 10, 11, 12 महीनों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने डेंटल क्या मेडिकल की हर चीज़ को डेवलप किया है और एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, जहाँ तक आप बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देश में जो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है मीडिया के मामले में, वो दूरदर्शन के पास है। जो भी वैन, मशीनें, टेक्निक प्राइवेट चैनल के पास कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दूरदर्शन का बजट इतना है कि इतना सोच भी नहीं सकते, और उतने में कम से कम 10 प्राइवेट चैनल खुल जाएं, या ज़्यादा ही 10-20 खुल सकते हैं। लेकिन दूरदर्शन आज भी वो अपनी स्थिति नहीं बना पाया। तो ठीक वैसे ही सरकारी अस्पताल पे आते हैं। सरकारी अस्पताल का बजट भी किसी प्राइवेट अस्पताल से ज़्यादा होता है, लेकिन एक आम आदमी का विश्वास जो है वो सरकारी अस्पताल से क्यों नहीं बैठ पाता, फिट क्यों नहीं बैठ पाता? मैं इसका 2 प्रकार से जवाब देना चाहूँगा आपको।
मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में लागू किया तो पिछली सरकार ने इसको चालू होने नहीं दिया। जिसका विश्वास प्राइवेट में था उसके लिए भी उन्होंने कार्ड की व्यवस्था की, गरीबी रेखा के लिए 70 साल वय वंदना बुजुर्गों के लिए उसको लागू नहीं होने दिया। और दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आज भी एक क्लास जो कहते हैं टॉप क्लास जाना पसंद करती है। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे जीटीबी में, हमारे जीबी पंत में, हमारे एलएनजेपी में, हमारे इबास में, हमारे दीनदयाल में आज भी आप जाइए, जितना विश्वास वहाँ के पेशेंट, वहाँ अगर विश्वास नहीं होता तो इतनी भीड़ नहीं होती। अगर पेशेंट को विश्वास ही नहीं होगा उस हॉस्पिटल पे तो भीड़ कैसे हो जाएगी। सर विश्वास की बात तो ये कि जो गरीब आदमी हैं वो सरकारी अस्पतालों में लाइन में लगे हुए हैं, जो अमीर हैं वो कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। देखिए, अमीरों की और गरीबों को मैं बांट नहीं रहा हूँ, लेकिन जो एक क्लास मैंने बोला है, क्लास जाता होगा, लेकिन उस लेवल का क्लास आपको हमारे हॉस्पिटल में भी देखने को मिल सकता है। हमारे पास, मैंने आपसे पहले ही बोला कि जो डॉक्टर्स हमारे पास है वो आपको दिल्ली के भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे पास सर्जन्स हों, चाहे न्यूरो के हों, हमारे पास कार्डियो की बात करेंगे, हम साइकोलॉजी डॉक्टर्स की बात करेंगे, हम आयुष की भी बात करेंगे, आयुर्वेदिक की भी बात करेंगे। अभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट चालू करने जा रहे हैं, जिस स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की है। आयुष स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर करने जा रहे हैं, अगले हफ्ते हम उसको चालू करने जा रहे हैं, 4 जगह पे चालू करेंगे। हमारे हॉस्पिटलों में आने वाले दिनों में हम 12 MRI, 24 CT स्कैन लगाने जा रहे हैं, जिससे जनता को जो बाहर 12-12 हज़ार का MRI कराना पड़ता था वो भी नहीं कराना पड़ेगा। CHS के रेट पे हम MRI करेंगे। तो चूँकि अब देखिए, आयुष्मान जन औषधि केंद्र, भीड़ जब तक आप क्लासिफिकेशन भीड़ को कम नहीं करेंगे, आज भी 50 से 60% पेशेंट्स, प्राइमरी पेशेंट्स जो सर्दी खांसी बुखार के लिए जाते हैं, उसके लिए हम लोग जन आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं, जिनको उनके घर के पास व्यवस्था दी जाएगी, एक अच्छा डॉक्टर दिया जाएगा, इन हाउस टेस्ट दिए जाएंगे जो वहीं पे टेस्ट होंगे, तो ऑटोमेटिक हॉस्पिटलों से भीड़ कम होगी। जब कम होगी तो आप सुविधा देखेंगे, हमारे हॉस्पिटलों के अंदर सुविधा सरकारी से कम नहीं मिलेगी। इस बात का विश्वास आपको 100% दूंगा। और अभी भी नहीं मिल रही है, अभी भी हमारे वेंटिलेटर, अब आप कहिए कि अमीर तो उसमें चले गए, वो उनकी इच्छा थी, लेकिन जो हमारे यहाँ विश्वास से आते हैं उनका इलाज बहुत अच्छे से होता है। और इसमें आप हॉस्पिटलों में जरूर जाइएगा और चेक कीजिएगा। डॉक्टर साहब देखिए, जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है, लोग जो हैं जो बीमार पड़ते हैं ना, वो कभी हाई प्रोफाइल जगह नहीं जाते, एक विश्वास उनको ले जाता है। मैंने बहुत से अमीर देखे हैं जो हज़ारों करोड़ रुपए के आदमी हैं, लेकिन वो गांव देहात में किसी नी हकीम के पास चले जाते हैं कि भाई हमारी बीमारी ये डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे, आप ठीक कर दीजिए, वहाँ से बीमारी उनकी ठीक हो जाती है। तो वो कब मंजर दिल्ली में देखने को मिलेगा डॉक्टर साहब की मर्सिडीज़ और BMW सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी हैं? देखिए, आप मर्सिडीज़ और BMW पे क्यों जा रहे हैं? हाँ, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द मिडिल क्लास, इन द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास का टॉप क्लास है और मिडिल क्लास का मिडिल क्लास है, वो भी तो एक क्लास है ना जी, जो ज़्यादा उस हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। आप, मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर है, कभी भी वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिलीव नहीं किए, हमेशा हिंदू राव LNJP पे बिलीव किए। आज भी जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सरकारी हॉस्पिटलों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका इलाज अच्छे से वहाँ होता है। ये जो विश्वास की आप बात कर रहे हैं, ये विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि 11 वर्षों में दिल्ली का जो हाल इस आपदा सरकार ने बना दिया था, स्वास्थ्य के मामले में, पीने के पानी के मामले में, रोड के मामले में, यमुना की सफाई के मामले में, वो आपके सामने है। हमने हेल्थ सेक्टर को बैक टू बैक ठीक करने का काम स्टार्ट किया हुआ है, और मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% उस काम को पूरा कर लिया है, लेकिन 50 to 60% हमारा वो काम अचीव हो गया है। आप
जाएंगे तो हर रोज का बेड का कलर आपको चेंज मिलेगा। कायाकल्प के नाम से आप जाइए हॉस्पिटलों में, जिससे आपको डिसइंफेक्शन की जो बातें रहती है वो भी कम रहेगी, और एक एक कमिटमेंट वहाँ के स्टाफ को करना पड़ेगा कि भाई आपको 7 दिन बेड चेंज करने हैं। और ये इसको जरूर जाके आप हॉस्पिटल में देखिएगा, ये देखने को आपको मिलेगा। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे ओपीडी सुधर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे काम करने पे आ गए हैं, हमारे ओटी काम कर रहे हैं। और मैं ये जरूर कहूँगा आपसे कि दिल्ली स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट आपको बेस्ट दिखेगा आने वाले कुछ महीनों में। डॉक्टर साहब, दरअसल मैं BMW मर्सिडीज की बात इसलिए कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सबको इलाज कराने वहाँ आना चाहिए। दरअसल परसेप्शन गेम है। जिस दिन बड़े बड़े लोग अस्पताल जाने लगे तो उस दिन ही जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा कि भैया अब तो अमीर आदमी भी अस्पताल में इलाज कराने आ रहे हैं। अब आप देखिए, जितने बाबा हैं, प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को देख लीजिए, सेलिब्रिटीज़ हों, खिलाड़ी हों, नेता हों, सब उनकी शरण में जा रहे हैं। तो गरीबों को लग रहा है कि भैया बड़े बड़े लोग इनकी शरण में जा रहे हैं तो हमें भी इनकी शरण में जाना चाहिए। सब कुछ परसेप्शन गेम है। मेरी बात से सहमत है नहीं आप? देखिए मैं उनके बारे में आदरणीय, मैं उनके बारे में नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डे बाय डे दिल्ली की जनता का विश्वास बढ़ रहा है, चाहे वो कोई भी क्लास का हो। मेरे लिए मिडिल क्लास भी और लोअर क्लास भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपर क्लास इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोअर क्लास, अपर क्लास तो अपने लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, लेकिन लोअर क्लास अपने लिए अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सब एक समान है, और मुझे लोअर क्लास को भी वही सुविधा देनी है जो अपर क्लास को सुविधा देनी है। तो मेरे लिए, मैं उसको बांट नहीं सकता हूँ। मेरे लिए हर क्लास और दिल्ली की हर जनता की सुविधा का ख्याल रखना, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अगर हेल्थ मिनिस्टर बनाया है तो ये मेरा काम है कि मैं सबकी सुविधा का ख्याल रखूं। उस सुविधा के ख्याल के हिसाब से 238 हमने जन आरोग्य मंदिर खोले, हम लैब, इंटीग्रेटेड लैब खोल रहे हैं। जन आरोग्य मंदिर के अंदर हम इन हाउस टेस्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। आप समझिए कि इन्होंने खंडर छोड़ के गए थे, इसे खंडर ही कहते हैं। तो इन खंडरों को ठीक करने में थोड़ा 11 साल में वर्सेस 11 महीना तो दे ही सकते हैं, और अभी 10 महीने लगभग हो गए हैं, हो जाएंगे या हो गए होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, जन आरोग्य मंदिर ये वही तो नहीं जो मोहल्ला क्लिनिक हुआ करते थे पहले? बिल्कुल नहीं है जी। ऐसा तो नहीं कि आपने मोहल्ला क्लिनिक के बोर्ड हटवा दिए और जन आरोग्य मंदिर के लगवा दिए? मैं तो कहता हूँ आप जाके देखिए। मैंने तो पहले शब्दों में आपसे ये बोला कि मीडिया इस लोकतंत्र की चौथी मजबूत पिलर है। गलत को गलत, सही को सही जरूर कहेगी। तो मैं जरूर कहूँगा कि मेरे 238 को देखिएगा। वो मोहल्ला क्लिनिक टीन के डब्बे जो बनाए थे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसी लोग को भ्रमित करने की जगह थी, जिसके कारण लोग भ्रमित हुए थे, और उसके बाद दिल्ली की जनता ने उनको नकारा। आप जाइएगा हमारे यहाँ। मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे जन आरोग्य मंदिर जाके देखिए, प्राथमिक सुविधा कैसे दी जाती है आपके घर के पास में। आप याद होगा, अगर आप बात करना चाहेंगे 90s की बात करेंगे तो उस समय सुविधा ज़्यादा थी। इन 11 साल के पीछे सरकार ने जो कमियां की थी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, सिर्फ बिल बनाना, फ्रॉड का काम करना, नकली दवाइयाँ देना। अब ये लेकर कैमरे पहुंच जाते हैं, देखिए जी दवाई नहीं है। हम 100% दवाई को पूरा करना, 100% डॉक्टर्स को पूरा करना, 100% अच्छा इलाज, अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए वचनबद्ध है, और ये पूरा हो रहा है और होगा, इस बात का विश्वास दिलाऊंगा। डॉक्टर साहब, दिल्ली में स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? क्या जो दिल्ली की पॉलिटिक्स है वो सेंट्रल ड्राइव करती है, या आप लोगों की भी थोड़ी बहुत चल जाती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसमें सेंट्रल और स्टेट का कोई बात नहीं होता है। हम कार्यकर्ता हैं, अधिकारी जो बात कहेंगे उस बात को मानने में कोई बुराई नहीं है। तो सेंट्रल और स्टेट की बात विषय आता ही नहीं है। पहले की दिल्ली जो सरकार थी केजरीवाल साहब की, देखने में आता था कि एलजी साहब से हमेशा उनका झगड़ा रहता था, लेकिन आजकल दिल्ली में पूरी तरह से सन्नाटा है।
तो क्या एलजी साहब ने दिल्ली सरकार का कामकाज देखना बंद कर दिया है, या दिल्ली सरकार ने एलजी साहब के सामने सरेंडर कर दिया है, या आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे एलजी साहब को इंटरफेयर करने की जरूरत ही ना पड़े? नहीं, एलजी साहब, अच्छा एक बात बताइए कि वो जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, मैं उनका नाम लेना भी नहीं चाह रहा, केजरीवाल साहब, तब भी केजरीवाल साहब से ये पूछिए कि जो उन्होंने काम किए उस समय तो ये तो नहीं बोला कि एलजी साहब ने कर दिया या नहीं किया। उस समय तो हर बात पे, और जो काम वो नहीं कर पाए उस पर उन्होंने एलजी साहब का नाम ले दिया। तो उनका तो ब्लेम गेम चलता रहता था, ब्लेम गेम। लोकल परचेस जो उन्होंने की दवाइयों पे, उनके साथियों ने की, क्या उस समय एलजी साहब ने का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था? तो एलजी साहब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो जहाँ जो उचित होता है वो देखते हैं उस चीज़ को। केजरीवाल साहब अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे, कहाँ हैं केजरीवाल साहब आजकल? मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अब मिल जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। अभी आप ही की पार्टी के लोगों ने कहा है कि वो पंजाब में राजकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। उनको जहाँ भी मौका मिलेगा वो यही लाभ लेंगे, उनको लाभ लेने का आदत पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने भी सुना है कि पंजाब में वो लाभ ले रहे हैं, इससे मैं ढूंढ रहा हूँ कि कभी दिख जाए। और लोकसभा में आज किसी ने कहा ना कि वो पंजाब में भी कोई शीश महल बना रहे हैं शायद। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे जी। जब लोग, दिल्ली की जनता कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन ढूंढ रही थी तो शीश महल बना रहे थे, तो कहीं भी शीश महल बना सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, जो जिस तरह से करप्शन का माहौल बना दिल्ली सरकार में केजरीवाल साहब के टाइम में, तो क्या उनसे इतनी सारी सीटें या सरकार उनको हजम नहीं हुई, या वो पहले से ही प्लान करके बैठे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस तरह से करप्शन करेंगे? देखिए, ये पावर हजम नहीं हुई क्या, मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, एज ए ह्यूमन एक बात मैं बोलना चाहूँगा, वो भी बड़े दिल मन से बोलना चाहूँगा कि उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। जो वादे किए, जो विश्वास दिलाया, जो बातें की, उस पर वो खरे उतरे भी नहीं, और दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया। दिल्ली की जनता को 11 साल उन्होंने मैं गर्द एक भाषा हमारी पार्टी में नहीं बोला जाता, मैं तब भी बोलूँगा कि ऐसी स्थिति में ला के रखा, यमुना साफ कर देंगे, इस बार जिता दो अगली बार कर देंगे, पीने का पानी नहीं मिल रहा था, दवाइयाँ नकली दवाइयाँ थी, ब्लैक लिस्टेड कंपनियाँ थी दवाइयों की, जिसका ऑर्डर हमने कैंसिल किया। तो जो उन्होंने किया वो दिल्ली की जनता के साथ ठीक नहीं किया, और उसको मैं सरासर गलत मानता हूँ। कैग की रिपोर्ट भी ये बात साफ दर्शाती है कि जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट को इन्होंने घाटे में, ईयरली हर साल घाटे में दिखाया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको चैनल के माध्यम से कि इस साल दिल्ली ट्रांसपोर्ट इस वर्ष घाटे में नहीं, प्रॉफिट में दिखेगा। इस वर्ष का हमारा रेवेन्यू, जबकि बसें हमारी कम है उनकी रेशियो से, तब भी वो प्रॉफिट में आपको दिखेगा। तो ये जो काम किए, ये एज ए मिनिस्टर भी कहूँगा और एज ए सिटीजन ऑफ दिल्ली कहूँगा, उन्होंने गलत किया, और दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने बहुत गलत किया। डॉक्टर साहब, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की आपने बात की, एज ए डॉक्टर और एज ए मिनिस्टर, क्या आप अभी तक ये पता लगा पाए हैं कि जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट है उसकी बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है? क्योंकि ब्लू लाइन को लेके दावे तो हर सरकार ने आज तक किए हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा आप दिल्ली की जनता को बताइए। हमने इसकी बीमारी को भी पकड़ लिया है और इसका इलाज भी चालू कर दिया है। देवी, मैं तो दिल्ली की जनता से आपके चैनल के माध्यम से पूछूंगा, क्या देवी बसें उनको अच्छी लगी? लास्ट माइलस्टोन तक बसों को ले जाने का जो हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने वादा किया था, उस लास्ट माइलस्टोन तक हम अपनी बसों को ले जा रहे हैं, और इसको डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है वहाँ उसको और बढ़ा रहे हैं, और इसका नब्ज भी पकड़ लिया है, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट अपनी स्थिति पे खड़ा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट में मिलेगा, और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली ट्रांसपोर्ट आपको दिखेगा। डॉक्टर साहब, जो आपने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात कही, आज भी दिल्ली में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो रिक्शा ही है।
उसमें भी आधे अवैध आधे वैध, उन बेचारों के गरीब आदमियों के चालान कटते रहते हैं, लीगल या इलीगल, या आप लोग जाने, तो आपको लगता है कि उनके चालान कटने सही हैं? देखिए, पहली बात है कि चालान कौन काट रहा है। हाँ। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाले काट रहे हैं, तो भाई उनको रजिस्टर करवाना चाहिए। अनरजिस्टर्ड दिल्ली में चलना, ई रिक्शास को आप क्या सही मानते हैं? तो नहीं, उसको लीगल करना चाहिए, यानी कि उसको वो तो उनको रजिस्टर कराना चाहिए। तो वो चालान ट्रैफिक पुलिस वाले भी काटते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले भी कभी कभी इंक्रोचमेंट करते आएंगे, उसके चालान काटते आएंगे। मैं तो कहूँगा कि उनको रजिस्टर्ड करना चाहिए, रजिस्टर्ड चलाएं, क्या दिक्कत क्या उसमें। आपने अभी जो बसें हैं हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना की, तो आप लोगों ने ये नया बजट बनाया सरकार में या पिछली सरकार का बजट था ये? हमने अपना बजट बनाया, हमारे कंस्टिट्यूशन हमारे हैं, हम कंस्टिट्यूशन से काम करा रहे हैं। हम डे बाई डे जहाँ जहाँ बसों की जरूरत हो रही है, जहाँ हमारे सीएनजी की एंड ऑफ द बसेस खत्म हो रही है, उसको हम लागू कर रहे हैं। और उस बसों को जहाँ एंड ऑफ द बस हो रही है, वहाँ पे ईवी फिर की बसों को जहाँ पर रिप्लेस करके लोग की जनता के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो कर रहे हैं। आपने मंत्री जी डीटीसी बसों को लेकर जब विपक्ष में थे आप, तो आपने श्वेत पत्र मांगा था। अब आपकी सरकार आ गई है, डीटीसी के घाटे की क्या वजह निकल कर सामने आई? देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं और मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी ये इंक्वायरी इस पर पेंडिंग चल रही है, जिसका जवाब मैं अभी दे नहीं पाऊँगा आपको, क्योंकि इसको ये घाटे में किया गया, ये घाटे में थी नहीं, तो इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, इसका जवाब मुझसे अभी नाम पूछिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको घाटे में किया गया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन घाटे में नहीं आती। इसको ये 11 साल की सरकार ने, मैंने आपसे पहले ही कहा, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी सिविक बॉडी हो, उसको घाटे में किया गया है। तो उस पर इंक्वायरी चल रही है। उसको एक बार आपके सामने सब कुछ आएगा, सब कुछ मीडिया के सामने आएगा, कुछ पाया नहीं जाएगा उसी को। तो यानी कि बीजेपी केजरीवाल के ऊपर एक और बम फोड़ने जा रही है? देखिए, बम फोड़ने का विषय नहीं है, गलती आपने की है। आप बीजेपी को कहोगे बम फोड़ रही है, गलती आपने की हुई है। उस गलती को हम दिल्ली की जनता के सामने बताएंगे। उन्हीं की गलतियों का बम मान लीजिए। उन्होंने तो बमों का अंबार बना रखा है ना साहब। बम नहीं रखे, बमों का अंबार है। हम तो दिल्ली की जनता को जो भी, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर रखा है कि जो भी दिल्ली की जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा, जो उनका हक है, उनको मिलनी चाहिए, उस काम पे लगे हुए हैं। हम, हमारे मुख्यमंत्री जी सब उस काम पे लगे हुए हैं। एक और आरोप आम आदमी पार्टी के लोग आपके ऊपर लगाते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की बहुत कमी हो गई है। कमी हुई है नहीं हुई है ये तो आप बताएंगे। दूसरा, वो कहते हैं कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे अस्पतालों का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का निजीकरण हो रहा है। तो रास्ता साफ करने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं ताकि उसको निजीकरण में ला सकें। उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा है नहीं, तो 2 आदमी पकड़ के वो खड़े होके अपने मोबाइल से स्टोरी बना देते हैं। 50 आदमी तो मिलते नहीं उन्हें करने के लिए। दवाइयों की कमी 1% कभी एक दिन के लिए इंडेन में आने में रुक गई और उनका माफिया तंत्र को हमने बंद कर दिया, तो उनको बेचैनी होने लगी। आप स्वयं समझदार आदमी है, कभी दवाई एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए इंडेन में हमने किया, उसको आने में समय लग गया। इमरजेंसी दवाइयाँ अब इन्होंने निकाल दी कि वेंटिलेटर हमारे एलएनजेपी में 70 खराब हैं, आपके सामने भी आया होगा, जबकि उसका रिकॉर्ड था 2 महीने का कि उसमें 65-70 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। तो ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, इनके पास बोलने के कुछ है नहीं, आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। एक हमारे भोजपुरी में, बिहारी में कहावत है कि मुंह के आगे गहरा नहीं है। तो मतलब आप बोलेंगे तो आगे गहरा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो उनको फ्रीडम है, वो कुछ भी बोल लें। उनके नेता तो है नहीं, तो ये लोग जो बच्चे हुए हैं ये बोल रहे हैं अपने आप। अब आयुष्मान, उसको आप देख लीजिए कि जो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक थे, उनको लेके कहते हैं कि पिछली सरकार का ठप्पा इनके ऊपर लगा था और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और लोगों तक आम आदमी की प्रसिद्धि ना हो, इसलिए आपने उनको बंद करा दिया। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में मैं आपसे एक शब्द में बात कहूँगा। किराए पे मोहल्ला क्लिनिक क्यों थे?
किसको खुश करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक किराए पे लगाया गया, और उनकी रेंटल्स कौन देंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आई है, एफिडेविट दे के किराए वाले लोगों ने एफिडेविट दिया कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर चेकिंग होगी तो उसमें गलतियां पाई जाएंगी। उनके मोहल्ला क्लिनिक में क्या दवाइयाँ मिलती थी? उनके मोहल्ला क्लिनिक में क्या क्या होता था? मतलब एक डॉक्टर्स को एक पेशेंट देखने का पैसा एक फार्मासिस्ट को मतलब एक फिक्स अमाउंट का रखा था मिलेगा, और उसमें नाम डबलिंग पाए जाते थे। मोहल्ला क्लिनिक के नाम, आपने मोहल्ला क्लिनिक का नाम देके आपने किया क्या ये बताइए? स्कूलों को हमने बना दिया, हमने सीजी बसें ला दी। आपने जो कोरोना में आपको सामान मिला था, वेंटिलेटर्स मिले थे, उसको आपने डंप कर दिया, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो वो उनकी बातें तो मतलब उनकी चर्चा से अच्छा है कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़्यादा अच्छा अभी बताने में खुशी होगी कि मुझे दिल्ली की जनता के लिए सेवा करनी है। उनकी बात करने चालू करेंगे तो शाम हो जाएगी, आप भी व्यस्त होंगे। उनकी तो बात ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आयुष्मान योजना है दिल्ली में लागू करना उसको बहुत अच्छा काम है, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि जब बीमा का कार्ड लेकर कोई पेशेंट जाता है कि तो क्या उसको तुरंत इलाज मिल जाता है? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को वापस ना लौटाया जा सके? इसको लेके आप लोग किस तरह से सख्ती बरत रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहूँगा। हमारे पोर्टल पे 225 लगभग 225 ऑन पैनल हॉस्पिटल्स है, और उसमें शुरुआती दौर में कंप्लेन आई थी, उस पर एक्शन भी हुआ था। उसके बाद भी अगर ऐसी कोई कंप्लेन आएगी हम उस पर फटाक से एक्शन करते रहेंगे। आपकी जानकारी के बता दूं कि लगभग 24 करोड़ से ऊपर की पेमेंट हम कर चुके हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों की। 24 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। हॉस्पिटल धीरे धीरे हमारे से और जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका पीछे का ख़राब था, इसलिए वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और अगर आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा होता तो पेमेंट कैसे हो जाती? तो आयुष्मान कार्ड का शुरुआती दौर में जब भी आप कुछ चीज़ चालू करेंगे तो थोड़ा सा समय लगता है चीज़ को एडजस्ट होने में। चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं, लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं, और दिल्ली की जनता इसको लाभ इसका मिले इसके लिए हम सजग है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर वर्कर, हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का इस चीज़ को देख रहा है, और जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसकी लाभ दिलाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है। डॉक्टर साहब, दिल्ली की जो सर्दी है वो बड़ी फेमस है, दूर दूर तक देश विदेश तक चर्चा होती है, लेकिन अब सर्दी आते आते दिल्ली का जो पॉल्यूशन है ना वो भी एक नेशनल एजेंडा बन गया है। इस बात से आप भी सहमत होंगे। पहले आरोप लगता था कि भाई जो किसान है हरियाणा राजस्थान के वो पराली जलाते हैं, इस वजह से पॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन अब तो सुना है कि 90% पराली जलनी बंद हो गई है। लेकिन उसके बावजूद 3.5 AQI का बढ़ना एक कितनी बड़ी चिंता का विषय है, और दिल्ली सरकार कितने सालों में इसको पॉल्यूशन जैसे राक्षस को ख़त्म कर देगी? देखिए इसमें दो मेरे उत्तर रहेंगे। पहला उत्तर ये रहेगा कि हम लोग ईवी को ला रहे हैं, और ईवी पॉलिसी हम जल्दी लागू करने वाले हैं। ईवी बसें आ गई, हमारी कमर्शियल ईवी आ जाएंगी, तो ट्रांसपोर्ट से जो पॉल्यूशन आना है वो 11 वर्षों की समस्या को ठीक करने के लिए मैंने कहा ना कि 11 वर्षों को 11 महीना तो दिया जाता है, जिससे हम पॉल्यूशन को ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात, पराली जली है कि नहीं जली है ये भी एक गंभीर विषय है, क्योंकि ना आप देखने गए थे ना मैं देखने गया था। तो क्योंकि उनके पास यही सब काम करने की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। लेकिन मैं आपको दिल्ली गवर्नमेंट की ये बात जरूर बताऊंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट बहुत जल्द इसको कंट्रोल में कर लेगी। हम अपने काम पे लगे हैं। 11 साल की पॉल्यूशन की जो समस्या थी उसको ठीक करने के लिए दिल्ली की जनता, हमें पूरा विश्वास है, हमें भी थोड़ा समय दे रही है, और पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। ट्रांसपोर्ट का भी होगा, इन्वायरमेंट से भी जो भी है उस सब कुछ समय तो लगता है चीज़ों को ठीक करने में, वो कंट्रोल में आ रहा है। मतलब प्लान आपका होना चाहिए कि भाई एक लॉन्ग विजन। देखिए हम लोग छोटे प्लान में कभी नहीं जाते, लॉन्ग टर्म प्लान में जाते हैं, और वो लॉन्ग टर्म प्लान सब बना हुआ है, सब चीज़ पे काम चल रहा है। उसका आपको
दिखेगा। दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे लोग हैं, वो उत्तराखंड में सेकंड हाउस बनाने की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा आप गारंटी देंगे कि भैया अपना पैसा बचा के रखो, दिल्ली का पोल्यूशन हम खत्म कर देंगे? देखिए, हाँ, मैंने आपसे एक ही बात बताई कि दिल्ली एनसीआर के लोग या जब दिल्ली की जनता, हमने जो मैंने क्या बोला, शॉर्ट टर्म के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे, हम लॉन्ग टर्म के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और ये कंट्रोल में आएगा। मैंने फिर से कहा कि ये जो 11 साल की 10 साल की समस्याएं लेकर जिनकी समस्याएं बनी हुई है उसको ठीक करने में थोड़ा सा समय लग डॉक्टर रहा साहब, है। ये बात आपकी सही है। देखिए, अभी नई नई सरकार है एक तरह से आपकी, और ये सवाल भी पूछना एक तरह से बेमानी है, क्योंकि भाई अभी आपका ढंग से आप लोग अपने चार्ज को नहीं संभाल पाए हैं, सिस्टम को ढंग से नहीं समझ पाए होंगे, अभी तक परेशानियां इतनी हैं, उन्हीं में जूझ रहे हैं। तो सवाल तो ये पूछने भी नहीं चाहिए हम लोगों को। नहीं, आप बिल्कुल पूछिए साहब, हम अपना काम संभाल चुके हैं, अपने काम संभालने के बाद अपने काम पे लग गए हैं, उसको ठीक करने में थोड़ा समय जो लग रहा है। कांटों भरा ताज है, एकदम से तो समस्या का होगा नहीं। आप देखिए कि पॉल्यूशन लेवल में आप देखेंगे पॉल्यूशन लेवल में कमी भी है। आप ट्रांसपोर्ट की ओर देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट में पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है, और ईवी पॉलिसी जिस दिन ले आएंगे उससे हमारा और पॉल्यूशन कम हो जाएगा। अब आप पॉल्यूशन लेवल कम करने की कहानी सुन लीजिए। जो आपकी विपक्षी पार्टी है मुख्य, आम आदमी पार्टी, वो कहते हैं कि जहाँ पर ये मीटर लगे हैं वहीं आसपास आप लोग छिड़काव लगे हैं कर रहे हैं 1 किलोमीटर के पास, इसलिए पॉल्यूशन लेवल कम हो जाता है। फिर मैंने आपसे बोला उनके पास बोलने के ये सब बोलने के सिवा कुछ भी नहीं है। उनसे पूछिए कि 10 साल में आपने क्या किया दिल्ली के लिए, आपने दिल्ली के बारे में क्या सोचा है। हम सोच नहीं रहे, हम शॉर्ट टर्म कोई बात नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको ये विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा। एक ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली सरकार ने निकाला था उस समय की, तो क्या केजरीवाल का कॉपीराइट है उस पर, या आपको जनहित में उसको फॉर्मूले को लागू करेंगे, कोई विचार चल रहा है क्या? देखिए, ये कैबिनेट का डिसीजन होता है। ये कि मेरा व्यक्ति विशेष डिसीजन नहीं है, बिकॉज मेरे पास हेल्थ और ट्रांसपोर्ट है। ये कैबिनेट डिसीजन होता है। दूसरा, ये केजरीवाल साहब के मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, वो सपने उन्हीं के हैं मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, और सपने उन्हीं के हैं तो उन्हीं की बात रहने दीजिए। एक दिल्ली में जब से पॉल्यूशन बढ़ा है, एयर प्यूरीफायर, उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया, बड़ी बड़ी एजेंसियां आ गई हैं, उनका काम कैसे चलेगा जब आप ख़त्म कर देंगे पॉल्यूशन? तो अब वो फिर अपने दूसरे काम में लग जाएंगे। देश में नई समस्या आएगी, वो उसके लिए कुछ इलाज निकालेंगे। वैसे दिल्ली की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी ने और मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया है, मैं वो आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि वो विश्वास पूर्णतः पूरा होगा। दिल्ली की जनता ने जो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी पे रखा है, वो विश्वास के साथ आपको ये अटूट अपना विश्वास देता हूँ कि जो भी है उस सब दिल्ली की जनता को सुविधा मिलेगी। स्वच्छ हवा, साफ पानी, अच्छी हॉस्पिटल्स, अच्छा ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें अच्छे से मिलेगी। ये आप आने वाले महीनों में आप देख लेंगे। डॉक्टर साहब, दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल तो खैर अलग चीज़ है, वो बहुत बढ़ गया है, ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है। अगर आप सुबह शाम विकासपुरी चले जाओ तो आने जाने में मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे का समय तो लग ही जाता होगा, और लोग जाम में बहुत फंसते हैं। दिल्ली के जाम से बचने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की कोई योजना? उस पर हम काम कर रहे हैं, डिकंजेशन में हमारा काम चल रहा है, उसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। उसके ऊपर भी हम कुछ प्रपोजल ला रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। उस पर काम करने के बाद आपको बताएंगे। क्या दिल्ली सेफ है? संजय सिंह कह रहे हैं दिल्ली में गैंग वॉर और जबरन वसूली चल रही है। आईटी मंत्री जी का ये उनका कहना है कि जो दिल्ली का साइबर क्राइम है वो एक नया हब बन गया है, इसका समाधान क्या है? संजय सिंह जी, संजय सिंह जो सिर्फ बोलना जानते हैं, आपके ज़माने में क्या हुआ वो बताना नहीं चाहते हैं। दिल्ली की जनता को डराइए मत, दिल्ली की जनता सुरक्षित है। दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खड़ा है और उनकी सेवा करने के लिए तत्पर है। आप भ्रम मत फैलाइए, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। दिल्ली की जनता को भ्रम फैला के आपने 11 सालों में बहुत कुछ कर लिया, ये भ्रम मत फैलाइए। डॉक्टर साहब, आजकल एक
बहुत बड़ी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, कैंसर। सुना है कैंसर को लेके आप बहुत गंभीर हैं, बहुत चिंतित रहते हैं कि भाई जो मेरी दिल्ली की जनता है उसके लिए बड़े कैंसर हॉस्पिटल खुलने चाहिए और एडवांस टेक्निक आनी चाहिए ताकि गरीबों का भी इलाज हो सके इसमें। नहीं, मैं आपको ये विश्वास मैंने आपसे बताया ना जी कि अब हम लेटेस्ट टेक्निक्स की ओर चल पड़े हैं और हमारा कैंसर हॉस्पिटल बहुत ही आपको अच्छे तरीके से काम करता हुआ और आने वाले महीनों में इक्विपमेंट्स उसके आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। CSR में भी हमको फंड आया है। कैंसर की समस्याओं के लिए स्वाभाविक रूप से उस पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में आपको देख के आपको भी एज ए सिटीजन ऑफ दिल्ली गर्व होगा कि हमारा एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट का चल रहा है। आपके अंदर कैसे मन में ये बात आई कि भी जो कैंसर का हॉस्पिटल है वो टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए? नहीं, मन में तो चाहत एज ए डॉक्टर भी थी, एज ए हेल्थ मिनिस्टर भी हुई। हम जब उस हॉस्पिटल में गए, वहाँ की स्थितियाँ देखे कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब जो चीज़ें सुविधाएं चाहिए उस सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं था। तो और क्योंकि उस फेटर्निटी से मैं आता हूँ और दिल्ली की आपको बताया कि मैं एज ए डॉक्टर काम किया हूँ, तो मेरी इच्छा भी है कि हमारा इभास, हमारा कैंसर हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए। उसके साथ साथ हम स्ट्रेस मैनेजमेंट, आयुष का स्ट्रेस मैनेजमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्ट्रेस आज के ज़माने में एक कॉमन डिजीज़ हो रखा है। स्ट्रेस क्या है कि स्ट्रेस का पैमाना नहीं है। एक आपको भी स्ट्रेस होता है इंटरव्यूज लेने से पहले, किसी को ज़्यादा होता है, फिर वो मेंटल डिसऑर्डर की ओर जाता है। उसका इलाज पंचकर्मा के थ्रू सबके थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम 4 डिस्ट्रिक्ट में चालू कर रहे हैं। मैं उस पार्ट पे भी जा रहा हूँ जिस पार्ट में दिल्ली के जनता को एक और लाभ मिलेगा और अच्छे से अपने काम को कर सकेंगे। मतलब उसी तरह के सेंटर बनाने जैसा रामदेव जी ने बड़ा बना रखा है, बेंगलोर में जिंदल साहब ने बना रखा है, ठीक उसी तरह से आप किसी का नाम ना लेते हुए सिर्फ ये बताऊंगा कि हम अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करने जा रहे हैं और उसका एक बार चाहूँगा कि अगले 10 दिन बाद जब चालू करेंगे आप आइए और देखिएगा, आपको देख के अच्छा लगेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे ख्याल से 2007 में आपने प्रैक्टिस छोड़ी थी, अगर मैं सही हूँ तो एज ए प्राइवेट डॉक्टर अब आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उस समय आप सरकारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते थे कि भी कैसे चेंज होना चाहिए? और अब जब आप सरकारी मंत्री भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं, तो कैसे उसको देखते हैं कि भी क्रियाकलाप कैसे चेंज होना चाहिए? देखिए, मैं जो सोचता था वो काम चालू हो गया है। सरकारी हॉस्पिटल में हमारे स्टाफ नर्सेस काम कर रही हैं, हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे रेसिडेंट्स काम कर रहे हैं। हमने वहाँ पे जो बेडशीटों का हाल होता था 10 साल पुराना बेडशीटों को आप जाके देखिए। हमने हर दिन का कलर चेंज किया है। जो मन में टारगेट थे वो टारगेट को पूरा करने का काम स्टार्ट हो रखा है और अच्छी दवा, अच्छी कंपनी की दवा और 100% दवा हॉस्पिटल में मिले और डॉक्टर्स हमेशा एक स्माइल के साथ। व्हेन डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे लाइन है कि डॉक्टर हंसेगा पेशेंट की आधी बीमारी दूर हो जाएगी। तो वो भी मैंने डॉक्टरों से भी सबसे मिला, हर हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ बैठा और मैंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी मेरी है और दिल्ली की जनता के इलाज करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है और भी चेंज करेंगे और दिल्ली की जनता को जो अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा देनी होगी वो देने की वचनबद्ध है और उसको पूरा करेंगे। इसलिए शायद आप मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, बात करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सपने आपने एज ए डॉक्टर एक प्राइवेट रिफॉर्म्स के लिए देखे होंगे, उन रिफॉर्म्स को आप सरकारी हॉस्पिटल में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने दिल्ली की सेहत और रफ्तार दोनों की हमसे बात की और अपने आइडियाज़ हमारे साथ शेयर किए। धन्यवाद। धन्यवाद।